हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की जो सेकंड पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, इस वीडियो के जरिए हम उस पोएम को डिस्कस करेंगे। रोड साइड स्टैंड होता क्या है वो मैं आपको एक पिक्चर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है उसके जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो गांव हैं, ये छोटे छोटे गांव हैं या शहरों के जो बाहरी हिस्से हैं, आउटर एरियाज हैं, उनमें जो छोटी मोटी दुकानें बनी होती हैं जिन पर रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान बेचा जाता है। गरीब लोग जो है छोटी छोटी दुकानें बना लेते हैं अपने घर के बाहर, या वैसे कोई छोटा सा लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाकर उसके अंदर रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें बेचते हैं। उनको हम रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। तस्वीर देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये देखिए, ये छोटा सा शेड डाली हुई है, टीन की छप्पर जिसको हम बोलते हैं, और फ्रूट वेजिटेबल्स जैसी चीज़ें जो हैं वो बेची जा रही है। ये रोड साइड स्टैंड है। या इसके अलावा ग्रोसरी आइटम्स, किराने का सामान या और दूसरी चीज़ें, या पंक्चर की दुकानें, ये फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इस तरह का जो सामान बाहरी छोटी छोटी दुकानों पर जो बेचा जाता है, उन लोगों के क्या हालात होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती है, वो सब आपको इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। तो क्या है इस पोएम में? इस पोएम में 8 स्टेंजाज हैं और उन 8 के 8 स्टेंजाज को मैंने यहाँ समराइज कर दिया है। समरी मैं आपके सामने इस वीडियो में प्रेजेंट करूँगी। आपको इस समरी के बेस पे ये पूरी पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस समरी के बाद इस वीडियो में जो है स्टेंजा वाइज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पूरे वर्ड टू वर्ड पहले आपको पोएम कराती, फिर समरी कराती, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करते, तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। तो इसीलिए पहले हम इसकी समरी करेंगे, फिर स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं। समरी को सुनकर ही आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आप स्टेंजा वाइज उसको डिटेल में करना चाहते हैं तो वो आप क्वेश्चन आंसर से उसको और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो हम समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएट हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम टू ब्रिंग टू द फोर द फाइनेंशियल प्लाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। जो कवि हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस पोएम के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा है वो हमारे सामने व्यक्त करते हैं। द पोएट नोटिस्ड एन ओल्ड हाउस ऑन ए हाईवे विद अ मेकशिफ्ट रोड साइड स्टैंड दैट ऑफर्ड ए फ्यू थिंग्स फॉर सेल। पोएट ने नोटिस किया एक पुराने से घर के सामने एक टेम्परेरी कोई रोड साइड स्टैंड बना रखा था। मेक शिफ्ट बोलते हैं टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर किसी पुराने से घर के सामने ही उसको जो है उसके ऊपर शेड वगैरह डालकर, टिन वगैरह डालकर उसको एक दुकान की शक्ल दे रखी थी, और उसके अंदर जो है छोटा मोटा सामान जो है वो बेचने के लिए उन लोगों ने रख रखा था। कवि ने उन लोगों की उस दुकान को देखा। द कंडीशन ऑफ द हाउस एंड द स्टैंड वॉज पैथेटिक। पैथेटिक मतलब जिसको देखकर दया आ जाए, दयनीय हालत थी उस घर की या उस दुकान की। कवि ने उसको देखा तो उन लोगों पर तरस आ गया। द पुअर ऑनर ऑफ द स्टैंड वॉन्टेड टू अर्न मनी फ्रॉम द पासर्स बाय। पासर्स बाय होते हैं जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं। तो जो बेचारा उस मालिक था उस दुकान का, उस छोटी मोटी दुकान का मालिक था, वो आने जाने वाले लोगों के जरिए कुछ पैसे कमाना चाहता था। He expected the rich city people traveling in cars to stop at their stand and buy those things from them. वो चाहता क्या था? वो ये चाहता था, वो ये आशा करता था कि जो अमीर लोग कारों में यहाँ से गुजर रहे हैं वो उसके स्टैंड के पास, उसकी दुकान के पास रुके और जो सामान वो बेच रहा है उससे वो सामान खरीदे। इस तरह से वो उनसे कुछ पैसे कमाना चाहता था। However, the people in the car were too occupied to notice the stand. और लेकिन जो वो लोग थे इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने उस स्टैंड की तरफ नोटिस भी नहीं किया, उन्होंने उस स्टैंड की तरफ नज़र घुमाकर देखा भी नहीं। द फ्यू पासर्स बाय हु हैपन टू सी द रोड साइड स्टैंड कंप्लेंड अबाउट इट एज एन अगली स्पॉट इन ए ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ दैट प्लेस। और कुछ लोगों ने जो गुजर रहे थे, मान लो किसी का ध्यान उनकी तरफ चला भी गया तो उन्होंने शिकायत की, उन्होंने हिकारत की नज़रों से देखा उस रोड साइड स्टैंड को। उन्होंने कहा कि इसने इस जगह की खूबसूरती को खराब कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। दे इवन फाइंड फॉल्ट विद द नॉर्थ एंड साउथ साइन ऑन द साइन बोर्ड हंग आउटसाइड द स्टैंड, कि उस स्टैंड के बाहर, उस छोटी मोटी दुकान के बाहर जो दिशा बताने के लिए नॉर्थ या साउथ का जो बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को भी उन्होंने क्या कहा कि इसने इस जगह की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है, वो उसमें भी कमियां निकालने लगे। द poet here expresses his sadness over the indifference of the rich people passing by in their cars without halting at the stand.
तो यहाँ पर जो कवि है ये बताता है अमीर लोगों की उस उदासीनता को, जो वहाँ से कारों में गुजरते हैं, उस स्टैंड पर रुकते भी नहीं, मतलब बिल्कुल उसको इग्नोर करके चलते हैं। द पोएट सेज ही विल नॉट कंप्लेन दैट द हाउस एंड द स्टैंड आर ए बैड स्पॉट इन द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड। कवि कहता है कि ठीक है, अमीर लोग उसको नफरत की नज़र से देख रहे हैं, उसको हिकारत की नज़रों से देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा वो रोड साइड स्टैंड। वहाँ पर वो कहते हैं कि इस रोड साइड स्टैंड ने इस जगह की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। लेकिन कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस घर ने या इस रोड साइड स्टैंड ने जो है इस जगह की खूबसूरती को ख़त्म किया है। द पोएट सेज ही फील्स द सोरो ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड। पोएट कहता है कि मुझे महसूस होता है उस स्टैंड के मालिक की तकलीफ़ या उसका दर्द मुझे महसूस होता है। ही कैन इवन रीड देयर थॉट्स। कवि जो है वो कहता है कि मैं अमीर लोगों की तरह उनके दुखों के प्रति उदासीन नहीं हूँ, मुझे तो उनके विचार, मैं उनके चेहरे को देखकर उनके मन के भावों को पढ़ सकता हूँ। हिज थॉट्स आर ऑल अबाउट अर्निंग मनी फ्रॉम द एफ्लुएंट पासर्स बाय हु डोंट स्टॉप एट हिज स्टैंड। उस जो रोड साइड स्टैंड का मालिक है वो सोच रहा है अपने मन में कि जो वहाँ से पैसे वाले अमीर लोग गुजर रहे हैं वो उससे कुछ पैसे दें, उस चीज़ें खरीद कर, मतलब वैसे फ्री में His thoughts are all about earning money from the affluent passers-by who don't stop at his stand. वो जो रोड साइड स्टैंड का ऑनर है, मालिक है, वो ये चाहता है कि वहाँ से जो अमीर लोग हैं अपनी गाड़ियों में वहाँ से गुजर रहे हैं वो कुछ पल के लिए वहाँ रुके और उससे कुछ सामान खरीदे ताकि वो उनसे कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन वास्तव में वो लोग वहाँ रुकते ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं उसको अनदेखा करके। द ऑनर वांट्स टू अचीव financial freedom and have all the luxuries shown in the movies. ये जो रोड साइड स्टैंड्स हैं इनके जो मालिक हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास भी आर्थिक रूप से आज़ादी हो और वो भी जो फिल्मों में भोग विलास की चीज़ें दिखाई जाती हैं उनको उनका सुख वो भी भोगें, उनके मन में भी ये इच्छा है। द ऑनर फील्स द पार्टी पावर इज़ आल्सो इंडिफरेंट टू देयर पॉवर्टी। और जब कवि ने उनसे बात की तो उनकी बातों से कवि को ऐसा लगा कि जो रोड साइड स्टैंड के मालिक हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि जो सत्ता में जो भी पार्टी है, जिस भी पार्टी का शासन चल रहा है, वो भी उनकी गरीबी को लेकर उदासीन है। उनकी गरीबी को कम करने के लिए उन सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। द पार्टी इन पावर हैज़ डिक्लेयर्ड इन द न्यूज़ दैट पुअर पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड हु डोंट हैव रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम विल बी गिवन हाउसेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अ विलेज नियर अ थिएटर एंड स्टोर। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्होंने घोषणा की है, खबरों में ये बात उन लोगों ने सुनी है कि जो गरीब लोग हैं जो गाँव की तरफ रह रहे हैं और जिनके पास कोई नियमित आमदनी का साधन नहीं है उनको घर दिए जाएंगे और रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे। कहाँ दिए जाएंगे उनको रोज़गार के अवसर? कि उनके गांव में कोई थिएटर या कोई स्टोर खोला जाएगा और उन लोगों को नौकरी पर लगाया जाएगा। ऐसे प्रलोभन या ऐसे वायदे उनसे सत्तारूढ़ पार्टी ने किए हैं। देयर फिनेंशियल कंडीशन विल इम्प्रूव कंसिडरेबली। इससे होगा क्या कि उनकी जो आर्थिक हालात हैं वो धीरे धीरे सुधर जाएंगे। द पोएट सेज सच प्रोमिसेस आर मेड टू देम इन प्लेंटी बिफोर द इलेक्शंस। लेकिन कवि का अपना विचार क्या है? कवि कहता है कि ऐसे ऐसे वायदे तो हर चुनाव से पहले उनसे भरपूर मात्रा में किए जाते हैं, बहुत सारे वायदे उनसे किए जाते हैं। हाउएवर आफ्टर द इलेक्शन नो वन बोदर्स टू सी whether these promises were fulfilled or not। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, चुनाव हो जाने के बाद कोई ये देखने की जहमत नहीं उठाता कि उन वादों को पूरा भी किया जा रहा है या नहीं। These political leaders are dangerous like wolves among the sheep। ये जो राजनीतिक नेता है ना, कवि ये सोचता है, ये कवि के अपने विचार हैं कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये भेड़ों के बीच में छुपे हुए भेड़िए हैं। ये नेता जो हैं गरीबों का शोषण करते हैं, चुनावों के वक्त उनसे झूठे झूठे वायदे तो कर लेते हैं लेकिन कभी भी उन वायदों को पूरा नहीं करते। द पोएट फील्स द पेन एंड द सफरिंग ऑफ द पुअर ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड। और जो पोएट है उसको उन रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके प्रति बड़ी सहानुभूति होती है। हाउएवर ही कैन नॉट
डू एनीथिंग फॉर देम एक्सेप्ट एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश थ्रू द पोएम। हालांकि वो उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं, उसके मन में है कि वो उनकी बेहतरी के लिए कुछ करे, लेकिन उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो उनके लिए वास्तव में कुछ कर सके। तो वो अपनी कविता के माध्यम से उनकी पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करता है। द पोएट फील्स दैट द ओनर सिट्स inside the stand expecting some cars to stop and buy something। पोइट कहता है कि जो वो दुकानदार है वो अपनी दुकान के अंदर बैठा ये उम्मीद कर रहा है कि अभी कोई कार आएगी और उससे कुछ सामान खरीदेगी, बट हिज एक्सपेक्टेशन रिमेन्स अनफुलफिल्ड, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। द सेल्फिश कार्स कीप पासिंग बाय, और वो जो कारें हैं वहाँ से गुजरती रहती हैं और वो उससे कोई भी सामान नहीं खरीदी। सेल्फिश का मतलब क्या है कि वो स्वार्थी हैं कारें, मतलब गरीब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई वहाँ नहीं रुकता, कोई वो 2 पैसे कमा ले उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई कार वहाँ नहीं रुकती। अगर कोई कार रुकती है तो वो अपने स्वार्थ की वजह से रुकती है। वो कैसे रुकती हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द पोएट सेज ही सॉ ए फ्यू कार्स स्टॉप एट द स्टैंड। पोएट कहता है कि मैंने देखा कुछ एक कारें उस स्टैंड के पास आकर रुकी, बट इवन दीज कार्स स्टॉप्ड फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स। लेकिन ये कारें रुकी तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए रुकी। एक कार स्टॉप्ड जस्ट टू आस्क फॉर सम पेट्रोल। एक कार रुकी तो क्यों रुकी? क्योंकि कार में पेट्रोल खत्म हो गया था और उनको कुछ पेट्रोल चाहिए था, तो पूछने के लिए कि भाई उस स्टैंड पर बोतल में उनको कुछ पेट्रोल मिल जाएगा क्या, इसलिए रुकी। और अनदर स्टॉप्ड जस्ट टू यूज देयर यार्ड टू बैक एंड टर्न द कार अराउंड। दूसरी कार रुकी तो उस गाड़ी को बैक लेनी थी, वापस मुड़ना था उसको, तो मोड़ने के लिए उन्होंने उसके स्टैंड के सामने पड़ी खुली जगह को इस्तेमाल करने के लिए कुछ पलों के लिए अपनी कार को रोका। तो यहाँ भी उनका जो है वो सेल्फिश मोटिव था। अनदर कार स्टॉप्ड टू नो द वे। तीसरी कार रुकी तो वो क्यों रुकी? उनका सेल्फिश मोटिव क्या था? उनका स्वार्थ था कि वो रास्ता भूल गए थे या उनको पता नहीं था, तो रास्ता पूछने के लिए उन्होंने अपनी कार उस स्टैंड के सामने रोकी। द पोएट कंप्लेन्स दैट इन स्पाइट ऑफ द ग्रोथ इन द नेशनल इकोनॉमी देयर इज लिटिल इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल पीपल। कवि यहाँ पर इस स्टेंजे में शिकायत करता नजर आता है कि ये चाहे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी ही वृद्धि हो गई हो, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना ही सुधार आ गया हो, लेकिन ये जो गांव के लोग हैं इनके आर्थिक हालात वैसे ही हैं, उसमें कोई सुधार कवि को नजर नहीं आता। द रिच आर गेटिंग रिचर वाइल द पुअर रिमेन पुअरर। कवि कहता है कि जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब बेचारे गरीब ही हैं। तो इस तरह से अमीर और गरीब के बीच में जो ये खाई है ये बढ़ती ही जा रही है। द पोएट सेज ही कैन हार्डली बियर द पेन एंड मिजरी ऑफ दीज पीपल। पोएट कहता है कि ये जो गरीब लोग हैं इनका दुख, इनकी पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एट टाइम्स ही थिंक्स ऑफ पुटिंग देम आउट ऑफ पेन बाय गोइंग एंड किलिंग देम ऑल, and next day when he will come to senses he expects that someone should come to him and put him out of pain। अब पोएट कहता है कि मुझसे उनकी ये दुख, ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी तो पोएट कहता है कि मेरे मन में ये विचार आता है कि इन सबको जो पीड़ा है, अपने पीड़ा से मुक्ति है, अपने दुखों से अपने तकलीफ़ों से जो मुक्ति है वो मरकर ही मिलेगी। और अगले ही पल जब उसको होश आता है, कभी अपने होशो हवास में आता है, तो उसको ये लगता है कि कोई आए और उनको और उन लोगों को पीड़ा से बाहर निकाल दें। मतलब वो अपील करता है समाज से, सरकार से, कि इन लोगों को इनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालना समाज का, अधिकारियों का और सरकारों का कर्तव्य है। और जब इन लोगों की तकलीफ़ें कम होंगी तो पोएट भी जो है वो अपनी तकलीफ़ों से तभी बाहर आ पाएगा। मतलब उनकी तकलीफ़, उन गरीब लोगों की तकलीफ़, पोएट को अपनी तकलीफ़। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए, ये समरी थी। समरी के बाद आपकी ये स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं। टोटल 8 स्टेंजाज हैं इस पोएम के। तो ये स्टेंजा फर्स्ट के आपके 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चंस के बाद इनके ये देखिए ये आंसर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा की 4 क्वेश्चंस हैं और ये इनके 4 के 4 आंसर्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वो जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के बारे में वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये सेकंड स्टेंजा है। सेकंड स्टेंजा के आपको 5 क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये उसके बाद ये देखिए सेकंड स्टेंजा के 5 क्वेश्चंस के ये 5 आंसर्स हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ
इस वीडियो से नोट कर सकते हैं। थर्ड स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स आपको 4 क्वेश्चंस आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये इस थर्ड स्टेंजा के 4 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। फिर आपका फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा के 5 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये आपको 5 के 5 आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ स्टेंजा, ये फिफ्थ स्टेंजा के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, और ये इसी तरह से आपके फिफ्थ स्टेंजा के ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये 5 आंसर्स हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेंजा पे। सिक्स्थ स्टेंजा आपके ये देखिए 3 क्वेश्चंस, और ये सिक्स्थ स्टेंजा के आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नेक्स्ट सेवन्थ स्टेंजा, सेवन्थ स्टेंजा में आपको देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको, और ये इनके आपके सामने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लास्ट इसका जो 8th स्टेंजा है, इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस, देखिए पहले ये 5 क्वेश्चंस, और फिर इन 5 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस के आंसर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th, ये इसके क्वेश्चंस, और 8th स्टेंजा के 5th 6th 7th क्वेश्चन के ये आंसर आपके सामने हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैं आपके जो 8 स्टेंजाज हैं पोएम के, 8 स्टेंजाज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको इन क्वेश्चंस के बेस पे इस पोएम को और अच्छे से समझना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चन में आंसर में आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।